आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। भारत में आतंक के सौदागर याकूब मेमन की फांसी से दो पक्ष बहुत बौखलाए हुए हैं। एक है पाकिस्तान और दूसरा वहां बैठा आतंक का आका दाऊद। दाऊद के गुर्गे छोटा शकील ने अखबार को फोन कर बदला लेने की गीदड़ भभकी दी है। दूसरी तरफ सरहद पर शाम 6 बजे से सुबह 3 बजे तक पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी होती रही। आखिरकार बिना वजह इस फायरिंग की वजह क्या है और छोटा शकील को डी कंपनी की तरफ से भारत को धमकी देने की जरूरत कैसे उसने की और इसकी जरूरत उसे महसूस क्यों हुई, इसी पर विस्तार से आज बात करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। गुरदासपुर के आतंकी हमले के बाद भी पिछले कई दिनों से पाकिस्तान इस फिराक में है कि एक बार फिर हिंदुस्तान में हमले कराए जाएं। इसलिए सरहद के उस पार से लगातार गोलीबारी हो रही है। मुंबई हमले के गुनहगार याकूब मेमन की फांसी के बाद तो ऐसा लग रहा है कि पाक फौज का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया हो। गुरुवार को शाम 6 बजे शुरू हुई फायरिंग सुबह 3 बजे तक चलती रही। पुंछ के मेंढर सेक्टर में कांगा गली, बालाकोट सेक्टर, नरगी टेकरी, शाहरपुर सेक्टर के केरनी, केजी सेक्टर में जमकर फायरिंग की गई। पाक सेना ने स्मॉल आर्म और 81 mm मोर्टार भी दागे ताकि सुरक्षा बलों का ध्यान भटाकर आतंकियों को सीमा के अंदर धकेल दिया जाए। 29 जुलाई को भी दोपहर को बालाकोट सेक्टर में फायरिंग हुई थी। इसमें एक सैनिक रछपाल सिंह शहीद हो गए थे। सेना सूत्रों के मुताबिक सीमा पार से 3 आतंकियों के 6 ग्रुप बिल्कुल एलओसी से सटे इलाकों में घेरा डाले हैं। यही वजह है कि शुक्रवार को एक साथ 11 पोस्टों पर फायरिंग की गई ताकि खराब मौसम के बीच घुसपैठ करवाई जा सके। लेकिन सतर्क जवानों ने पाक के नापाक इरादों पर पानी फेर दिया। खुद संसद में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को इस बात के लिए लताड़ लगाई कि आखिर देश आतंक के मुद्दों पर भी बटा क्यों दिखता है। आतंकवाद के सवाल से बराबर ये कोशिश की गई है आज के सवा साल पहले के कुछ वर्षों में कि आतंकवाद से इस देश के लोगों का ध्यान डाइवर्ट किया जाए। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने राज्यसभा में बताया कि पाकिस्तान ने 2013 से अब तक करीब 1140 बार सीज फायर तोड़ा है। उन्होंने जानकारी दी कि इस साल भी 30 जून तक पाक 199 बार सीज फायर तोड़ चुका है। अगस्त में भारत पाकिस्तान के बीच NSA स्तर की बातचीत हो रही है। अब विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर इस बातचीत में क्या हासिल होगा। कल रक्षा मंत्री ने स्वीकार किया है कि 1140 बार सीमा का उल्लंघन हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन हो चुका है और समूचा देश 56 इंच वाले नेता के भरोसे का इंतजार कर रहा है। बहुत गंभीर विषय है ये। मोदी सरकार जब से आई है बात तो ये करती थी जीरो टॉलरेंस की, आतंकवाद के मुद्दे पर और सीमा की पवित्रता के मुद्दे पर सच्चाई कुछ और कहानी बयान कर रही है। उधर याकूब मेमन को फांसी के बाद दाऊद इब्राहिम का करीबी छोटा शकील बौखला चुका है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में छोटा शकील ने फोन करके धमकी दी है कि भारत को इसका अंजाम भुगतना होगा। छोटा शकील ने कहा कि याकूब को फांसी देकर कानूनन उसकी हत्या की गई है। शकील ने कहा दाऊद भी अगर भारत आता तो यही अंजाम होता। भारत सरकार ने क्या संदेश दिया है? तुम लोगों ने एक निर्दोष को उसके भाई के करतूत की सजा दे दी। डी कंपनी इसकी निंदा करती है। ये कानूनन हत्या है, इसका अंजाम भुगतना होगा। हम आगे से कोई भी सरकारी चॉकलेट पर भरोसा नहीं करेंगे। अगली बार जब तुम लोग कोई वायदा करोगे तो हम तुम्हारी एजेंसियों पर यकीन नहीं करेंगे। छोटा शकील की धमकी पर बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि गीदड़ भभकी देने की बजाय दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील में हिम्मत है तो हिंदुस्तान आए और यहाँ कानून का सामना करें। जो दाऊद इब्राहिम है और छोटे शकील हैं, ये जो गीदड़ों की होती है धमकियां देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके अंदर हिम्मत है तो देश के अंदर आए और देश के कानून से जरा उलझे। उधर श्रीनगर की जामिया मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज के बाद याकूब की फांसी पर अलगाववादियों ने सियासत की रोटियां सेकने की कोशिश की। हुर्रियत के नेता मीरवाइज उमर ने कहा कि याकूब की फांसी राजनीति से प्रेरित थी। इस दौरान एक बार फिर वहीं पाकिस्तानी ISI और लश्कर के झंडे लहराए गए। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। इस सारी जानकारी को जो आप देख रहे थे अभी, इससे एक बात साफ है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। एक तरफ आतंकी है और दूसरी ओर सारे भारतीय हैं। एक तरफ गद्दार हैं,
एक तरफ सारे भारतीय हैं। सवाल जो इससे खड़े होते हैं वो पाकिस्तान से भी जाकर जुड़ते हैं और पहला सवाल ये कि आखिर सीज फायर टूटने के बावजूद जो बातचीत अभी जारी रखने के प्रयास चल रहे हैं, क्या इस पर खतरा लगातार मंडरा रहा है पाकिस्तान में खास तौर पे, और क्या हिंदुस्तान की तरफ भी कुछ लोग हैं जो बातचीत नहीं चाहते जैसे कि पाकिस्तान कहता है? हम दोनों पक्षों की बात सुनेंगे, दोनों के मेहमान होंगे हमारे साथ। दूसरा सवाल, क्यों लगातार पिछले दिनों से पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हो रही है? तीसरा सवाल, क्या आतंक के साये में बातचीत जारी रहनी चाहिए? ये भी, अगर इसी तरह से फायरिंग जारी रही तो भारत में सोच बढ़ने लगेगी। चौथा, क्या याकूब की फांसी से पाकिस्तान बौखला गया है, इसीलिए इस तरह की फायरिंग लगातार हो रही है? पांचवा सवाल, क्या छोटा शकील की धमकी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, और अगर भारत आगे बढ़ता है डी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के लिए तो पाकिस्तान किस हद तक साथ खड़ा होगा? इन सभी सवालों पर चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ हैं, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के सीनियर फेलो नितिन गोखले, रॉ के पूर्व अधिकारी RSN सिंह, ये सब हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। और स्काइप के जरिए पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं डॉन न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार इफ्तिखार शिराजी, पाकिस्तान से ही फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल फोर्सेस में कमांडो रहे और साथ ही साथ ब्रिगेडियर जावेद हुसैन। सबसे पहले संबित आप ही से शुरू करता हूं, जो बात कही है छोटा शकील ने, कितनी गंभीरता से आप इसको ले रहे हैं? जो शब्द हैं वो ये हैं, तुम लोगों ने एक निर्दोष को उसके भाई की करतूत की सजा दे दी है, कंपनी इसकी निंदा करती है जैसे कोई देश हो अपने आप में, बहुत बड़ा देश है कोई कंपनी, यह कानूनन हत्या है, इसका अंजाम भुगतना होगा। अंजाम भुगतने की वार्निंग छोटा शकील जैसा गैंगस्टर भारत जैसे देश को दे रहा है। संबित पात्रा, देखिए आकाश, आप समझिए ये छोटा शकील और जो कंपनी के मालिक दाऊद है कौन? ये लोग तो वही हैं जिन्होंने बम ब्लास्ट करा के वहां जाके शरण लिया हुआ है, वहां रेफ्यूज बन के बैठे हुए हैं। बम ब्लास्ट कराने वाले यही तो लोग हैं, इसलिए उनकी धमकी को क्या लेना है? यही हमारे देश के मुख्य टारगेट हैं, यही दोषी हैं। जो 1993 का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसके बाद भी अनेक घटनाएं हुई, उनके मुख्य दोषी ये तमाम लोग हैं। और जहां तक इनकी गीदड़ भपकी का सवाल है, आप देखिए बिल्कुल सही कहा सिद्धार्थनाथ सिंह ने कि आप आइए और हिंदुस्तान में आप में अगर इतना ये है कि निर्दोष थे वो, तो आप आके यहाँ पे अपने कोर्ट को चैलेंज करिए, कोर्ट में आके लॉ को फेस करिए। मगर दुखद बात है आकाश जी कि देखिए देश के बाहर कुछ लोग जो गद्दार हैं, जो घोषित आतंकवादी हैं, वो तो ये कह रहे हैं, समझ में आता है क्योंकि आतंकवादियों का जुबान है। देश के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि एक निर्दोषी को फांसी हो गई है और एक अच्छे व्यक्ति की फांसी पे चढ़ा दी गई है। उसका क्या किया जाए ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, एक बात बताइए, क्या ये ऐसा समय नहीं है जब संसद के अंदर बाकायदा इस पर पॉलिसी का डिस्कशन होना चाहिए और बाकायदा फैसला होना चाहिए कि इस कदर के आतंकवादियों से कैसे लड़ा जाए, और उसके लिए संसद चले? पहले तो ये जरूरी है। क्या अभी ये बाकी है क्या कि आतंकवाद से कैसे लड़ा जाए, देश में कोई नीति बननी बाकी है क्या? परफेक्ट है भारत की नीति आपकी नजर में? नहीं, कि हमारी नीति तो स्पष्ट है, उस पर चलने वालों की कभी कमी कभी ज्यादा कमी होती रहती है। नीति तो हमारी स्पष्ट है। अभी फिर वही बात आएगी, हम बाहर के देशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठे हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ला दिया बीजेपी ने। ठीक है भाई, आप शत्रुघ्न सिन्हा जी से नाराज हैं तो आपको नहीं कहना चाहिए था। आज उन्होंने कुछ अगर कहा था तो जेटली जी ने बोल दिया था, उसके बाद आपको पब्लिकली हमारे विदेशी मेहमानों के सामने ये नहीं बोलना चाहिए था आपको अपने डोमेस्टिक इन फाइटिंग का। हम ये कह रहे हैं कि आज जो हमें धमकी दे रहा है वो न भी दे धमकी तो भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, कि क्योंकि बहुत लोग खामोश रह के भी हमारे खिलाफ बहुत सी साजिशें कर रहे हैं अगल बगल में बैठ के। हमें अपने आप को मजबूत रखना है, हमारी जो इंटेलिजेंस है और जो कूटनीति है उन सब चीजों को पुख्ता करना है, आगे करते रहना है। और जो हमारी विदेश नीति है खास तौर से पाकिस्तान के साथ, 14-15 महीने हो गए, हमें देखना चाहिए थोड़ी बहुत
कि भाई हम जो इस रास्ते पर चल रहे हैं उसमें बदलाव की आवश्यकता है कि नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है। हम इस मसले पे हम राष्ट्र के साथ हैं, सबके बावजूद भी वर्तमान सरकार ने पाकिस्तान की तरफ चलो हाथ बढ़ाया, हम प्रसन्न थे कि चलो हाथ बढ़ाया, न मान के इस उम्मीद से बढ़ाया कि पाकिस्तान सुधरेगा और हमारा साथ देगा, शांति के रास्ते पे आएगा। हमने उसके बाद भी इस सरकार को कहा चलो हम इसमें आपके साथ हैं, लेकिन पाकिस्तान जब नहीं सुधर रहा है, वो सुधर ही नहीं रहा है, तो हमें कुछ देखना चाहिए कि हमारे में क्या और बदलाव करना चाहिए कि भाई हम तोहमत लेकर के आपके साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं, साथ आ रहे हैं, और आप बाजी नहीं आ रहे हैं। जिस व्यक्ति ने फोन किया, अखिलेश जी हमारे साथ रहिए। जीडी बख्शी, मैं पाकिस्तान जाऊं उससे पहले आपके पास आ रहा हूं। से फोन किया होगा। जी अखिलेश जी प्लीज साथ में रहे। जनरल बख्शी, मैं पहले छोटा शकील और डी कंपनी के मुद्दे पर आ रहा हूं और पाकिस्तान के मुद्दे पर उसके बाद में जाएंगे। क्या यह असंभव है कि भारत जैसा देश दाऊद इब्राहिम को यहां न्याय प्रक्रिया में कोर्ट के सामने खड़ा ना कर पाए? क्या यह संभव है कि किसी तरह से उसको यहां लाया जाए? क्या उसके लिए जितने प्रयास होने चाहिए वो उतनी सिंसियरिटी के साथ अभी तक हो पाए हैं? क्यों संभव नहीं है? भारत एक महान शक्ति है और अगर हम इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करें तो क्यों नहीं हो सकता। और मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन हम जो है दाऊद को और छोटा शकील और टाइगर मेनन इन सब को न्याय के कटघरे में खड़ा कर पाएंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि भारत की अंदर इतनी क्षमता है, इतनी दृढ़ता है और हम करके दिखाएंगे। ये हमें करना हमारे लिए अनिवार्य है। किस तरह ये जो देखिए 1993 का जो घात लगाकर जो इन्होंने हमला किया, ये सबसे बड़ा मैस कैजुअल्टी स्ट्राइक है आज तक की तारीख में भारतवर्ष के अंदर। 257 भारतीय शहीद हुए थे और 750 से ज्यादा और कई आंकड़े तो 1000 के ऊपर बताते हैं घायल हुए इस वारदात में। कल ही हम टीवी पे बेचारे एक सज्जन देख रहे थे जिनका 40 बार ऑपरेशन हुआ है, अभी तक कांच के टुकड़े उनके बदन में धंसे हुए हैं। तो ऐसे लोग हमारे देश में जब तक हैं, हमारे पीड़ित लोग, अनिवार्य है कि हम जस्टिस पे लाएं। ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान का भी रुख करते हैं। डॉन न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार इफ्तिखार शिराजी हमारे साथ हैं। इफ्तिखार साहब, क्या ये बहुत नाइव होगा ऐसा सोचना कि अगर भारत दाऊद इब्राहिम को, छोटा शकील को, इन सबको भारत लाना चाहे तो क्या भारत और पाकिस्तान एक साथ खड़े हो सकते हैं? या दाऊद इब्राहिम इतना बड़ा एसेट है पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के लिए, खासतौर पे आईएसआई के लिए, कि उसकी कोई भी आशा भारत को नहीं रखनी चाहिए? नहीं आकाश, मेरा नहीं ख्याल कि कोई नामुमकिन है। अगर दीवारें बंधन गिर सकती है और एक जर्मनी में तब्दील हो सकते हैं, और अगर वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के दुश्मन एक दूसरे के साथ दोस्त हो सकते हैं, तो पाकिस्तान और भारत, जिनकी तारीख एक है, जो पहले एक मुल्क था आज एक पड़ोसी हैं, और ये हकीकत है इकट्ठे हो सकते हैं और तमाम मसाइल को मिलकर इकट्ठा हल कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है एतमाद का। कॉन्फिडेंस नहीं है दोनों तरफ अभी तक यही है कि ब्लेम चलते हैं। पाकिस्तान से ये कहा जाता है कि रॉ बलूचिस्तान से लेकर फाटा में पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है, और पहली तरफ से हमें यह सुनने को मिलता है कि आईएसआई यहाँ से बैठ के हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें कर रही है। तो मेरे ख्याल में अगर हम आज बात करते हैं कि छोटा शकील हो या दाऊद इब्राहिम हो, क्या अगर इन लोगों को खत्म कर देंगे तो पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती हो जाएगी? मेरा जवाब है कि नहीं। जब तक आप बड़े मुद्दों को हल नहीं कर पाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो आपको उस तरफ जाना पड़ेगा, जब आप मुद्दों को हल करेंगे तो फिर इस तरह के कैरेक्टर्स खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है पहले मरहले में पाकिस्तान और भारत को चाहिए कि दोनों को आपस में एतमाद की फिजा को बहाल करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, और इस चीज के ऊपर कॉन्सेंसस डेवलप करना पड़ेगा कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं बुनियादी तौर पे पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात को अच्छा नहीं होने देते। तो पहले तो हमें ये सोच अपनानी होगी। उसके बाद जब ये आ जाएगा मरहला, तो बाद में यकीनी तौर पर पाकिस्तान भी इस तरफ से ताउन करेगा और परली तरफ से हमें भारत की तरफ से भी कोई ऐसा ताउन नजर आएगा, तो ऐसे कैरेक्टर्स को खत्म किया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जब तक हम एक दूसरे में एतमाद नहीं बढ़ाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा, इल्जामात का सिलसिला चलता रहेगा और यही होता रहेगा कि अगर गुरदासपुर में कुछ हो गया तो बगैर तहकीक के अगर ये कह दिया जाए कि वो पाकिस्तान से हुआ है
या अगर छोटा शकील कॉल कर रहे हैं और अभी तक ये नहीं बताया गया कि लोकेशन क्या, अगर रॉ वहां पे इतना काम कर रही है तो मेरा ख्याल में रॉ को ये लोकेशन बतानी चाहिए कि छोटा शकील किस नंबर से कॉल कर रहे हैं और कहां से कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ चीजें हैं जो पाकिस्तान के साथ शेयर की जाए। जी, आपकी बात समझी मैंने। हमारे साथ पाकिस्तान से क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान के सियासतदान और पाकिस्तान के अवाम हिंदुस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है और विश्वास करने को दिल भी चाह रहा है। ब्रिगेडियर जावेद हुसैन हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन आपने रॉ का नाम लिया अभी। रॉ के पूर्व अधिकारी RSN सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। लगता है इस वक्त सुन नहीं पा रहे हो हमको, लेकिन नितिन आपके पास आना चाहूंगा मैं। जो चीज अभी इफ्तिखार शिराजी साहब ने कही, क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है कि भारत और पाकिस्तान मिलकर दाऊद इब्राहिम को न्यायपालिका के सामने लेकर आए और कहें ये है 1993 के बम धमाकों का वो आदमी, जो नहीं होता तो शायद ये धमाके नहीं होते, जो नहीं होता तो आतंक इस तरह से भारत में नहीं आता। RDX का नाम तब तक भारत में बहुत कम लोगों ने सुना था और बहुत जरूरी है कि इस तरह से किसी दूसरे देश में बैठकर डी कंपनी के लोगों को भारत को धमकी देने की इजाजत भारत ना दे। नितिन जी। जी आकाश, मैं ये कहूँगा कि अगर पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि हम भारत के साथ शांति चाहते हैं और हमें दोनों पड़ोसियों को एक साथ रहना चाहिए, शांतिपूर्वक उनके रिलेशंस होने चाहिए, अगर वो इतना अगर चाहते हैं और जैसे हम भी चाहते हैं भारत की तरफ से, तो क्यों ना पाकिस्तान एक नया आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन सोचें कि दाऊद इब्राहिम को भारत के हवाले कर दे और कहे कि भारत की कानूनी प्रक्रिया को आप फेस करो। क्योंकि भारत की कानून प्रक्रिया जो है, याकूब मेनन के केस में आपने देखा है, हमने सबने देखा है कि उनकी पूरी जितनी ताकत थी लीगल, जितना उनको अप्रोच करना था, जितना लीगल ऑप्शंस थे, वो सब उन्होंने अख्तियार किए और उसके बाद ही उनको फांसी दी गई। तो इसलिए भारत की जो कानून व्यवस्था है उसमें अगर विश्वास है, अगर आप उसको फेस करना चाहते हो, उतनी हिम्मत है, तो भारत में आइए, उसको फेस करिए, उसके बाद देखिए क्या होता है। वहां बाहर बैठ के धमकियां देना, ये बिल्कुल एम्प्टी थ्रेट जो कहते हैं वो है, और इसमें कोई ज्यादा तवज्जो देने की बात मैं नहीं समझता हूं भारत को है। आकाश जी। ब्रिगेडियर जावेद हुसैन, पाकिस्तान में आपके पास आ रहा हूं। इंडिया में सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से याकूब मेमन को फांसी हुई, उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से तकरीबन 8-9 घंटे तक LOC पर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग होती रही। उसके बाद सवाल यहां पर यह उठ रहे हैं कि पाकिस्तान क्या चाहता है, क्यों इस तरह से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती रहती है, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें होती रहती हैं, और इसीलिए वो जो कॉन्फिडेंस जिसकी बात अभी शिराजी साहब कह रहे थे वो नहीं है। देखिए, मैं किसी और तरीके से इसको देखता हूं जी। ये 2, 3, 4, 5 या 6 आदमी या 10 आदमी, इन्होंने हॉस्टेज बना के रखा हुआ है इंडिया को और पाकिस्तान को, जो कि हमको ब्रेक फ्री करना चाहिए इनसे। हमको लार्जर इश्यूज हमको देखने चाहिए। अब ये क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जो हो रही है वर्किंग बाउंड्री पे और LOC पे, ये कोई नई बात नहीं है। ये पता नहीं कब से चल रही है और चलती रहेगी, क्योंकि कौन डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान ने शुरू की है या इंडिया ने शुरू की है। आपस में इंडिया नहीं मानेगा और पाकिस्तान नहीं मानेगा। जो बीच में होने वाले यूनाइटेड नेशंस के लोग थे उनको आपने अलग कर दिया है, उनकी बात आप सुनते नहीं है। तो ये तो चलती रहेगी। अब मैं सिर्फ मिलिट्री डायमेंशन की बात कर रहा हूँ कि फायरिंग हो रही है, टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं। पाकिस्तान कहता है कि जी रॉ जो है वो बलूचिस्तान में कर रहा है, ट्राइबल एरियाज में कर रहा है। ठीक है, कर रहा है वो। हमको रोना नहीं चाहिए इस पे कि वो कर रहा है। हमको चाहिए कि अगर वो कर रहा है तो हम उसको पकड़ लें। ये कहते हैं जी हिडन हैंड है। अरे हिडन हैंड को पकड़ो एंड चॉप इट ऑफ। इसी तरह अगर आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान से कोई लोग जा रहे हैं, आप उनको पकड़ें। आप पकड़ते क्यों नहीं है? आप कहते हैं कि क्राई बेबी कि जी देखें पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। इस तरीके से तो ये चलता रहेगा। मैं सिर्फ ये राय दूंगा कि क्योंकि इसका मिलिट्री डायमेंशन जो है वो बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रॉन्गर देन द पॉलिटिकल डायमेंशन।
लिहाजा डीजीएमओस की मीटिंग होती रही है और फ्लैग मीटिंग्स होती रही हैं बॉर्डर पे। ब्रिगेडियर जावेद हुसैन साहब थोड़ा सा रुकिएगा, आपकी बात सब ध्यान से सुन रहे हैं। रूलिंग पार्टी बीजेपी के संबित पात्रा कुछ बोलना चाह रहे हैं और जल्द बख्शी, पहले संबित आप। मिलिट्री डायमेंशन को करें, कोऑपरेशन वर्कआउट करें और उसके बाद मुझे पक्का यकीन है कि अगर ये दो आर्मी चीफ्स में अग्रीमेंट हो जाता है तो फिर ये चीज कम हो जाएगी और पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ हम जाना शुरू करेंगे, जिसके लिए हमें स्टेट्समैनशिप चाहिए। ना स्टेट्समैन पाकिस्तान में कोई है ना इंडिया में कोई है, तो स्टेट्समैनशिप हमको चाहिए होगी। और हो सकता बड़ा है चैलेंज थ्रो किया आपने ब्रिगेडियर जावेद साहब, बड़ा चैलेंज थ्रो किया आपने। लीडरशिप, उससे आगे बढ़कर स्टेट्समैनशिप दिखाएं। संबित पात्रा जवाब देना चाह रहे हैं, रूलिंग पार्टी बीजेपी के। आकाश जी, संबित आप बोले। देखिए आकाश जी, अभी जो अंतिम स्टेटमेंट था जावेद साहब का कि स्टेट्समैन चाहिए, और कहीं भी स्टेट्समैन नहीं है, ना पाकिस्तान में स्टेट्समैन है कोई और ना इंडिया में है। तो जावेद साहब, आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, मगर इस बार आप गलत कह रहे हैं। आप इस बात से तो सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई स्टेट्समैन नहीं है, बट इंडिया में एक बहुत बड़ा ग्लोबल लीडर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। और मैं वजह है इसलिए बोल रहा हूं, एक सेकंड, वी वर नॉट इंटरफियरिंग। आप सुन लीजिए जावेद साहब, आप एक ब्रिगेडियर है, बी डिसिप्लिन, be a disciplined brigadier, sir, be a disciplined brigadier, do not interrupt, be a disciplined brigadier। आप आर्मी में हैं, आपके आर्मी में डिसिप्लिन नहीं है, आपके आर्मी में डिसिप्लिन नहीं है, आप बीच में इंटरप्ट करते हैं। हम लोग देखिए सिविलियन हैं, हम फिर भी बीच में नहीं बोलते हैं। अब सुनिए, आपके यहाँ स्टेट्समैन क्यों नहीं है? अभी हाल फिलहाल में उफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपके नवाज शरीफ के बीच में एक जॉइंट स्टेटमेंट आया। उस समय सरताज अजीज भी वहां मौजूद थे, मगर कुछ घंटों के बाद जब पाकिस्तान में वापस आए सब कुछ बदल गया। सरताज अजीज अपने ही प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोलने लगे, बोले कि नहीं क्यों बातचीत होगी जब जम्मू कश्मीर का मसला नहीं है। हमने तो वहां कह दिया था कि वॉइस सैंपल को हम देख लेंगे, मगर हमारा कानून ये नहीं अलाउ करता है। अगर स्टेट्समैन होते नवाज शरीफ तो इस प्रकार का प्रॉब्लम नहीं फेस करते। कहीं ना कहीं उनमें स्टेट्समैनहुड की कमी है। दूसरी बात है, इफ्तिकार साहब ने सही कहा, दोनों मुल्क के आवाम जो हैं वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अमन हो। और अभी जावेद साहब कह रहे हैं कि हिडन हैंड काट देनी चाहिए। अरे हिडन हैंड क्या, जो हिडन आतंकवादी आए थे, खुलेआम कसाब इत्यादि, उनको तो पकड़ लिया गया, उनको पकड़कर यहां केस चलाया गया, तमाम सबूत आपके देश में प्रस्तुत किया गया। केवल हमने नहीं, आपके मित्र अमेरिका ने भी प्रस्तुत किया। आपने क्या कर लिया उसका? आपने क्या कर लिया? जहां तक हिडन हैंड का सवाल है, आप देखिए सबसे बड़ा हिडन हैंड जो घूम रहा है खुलेआम, हाफिज सईद और लखवी। इस हाफिज सईद को तो आपने पनाह दिया, जिसको बिल्कुल सही कहा हमारे एमईए ने, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ टेररिज्म। जब हाफिज सईद को जनसभा करना था पाकिस्तान में, आपने उसको लॉजिस्टिक मुहैया कराया, एक पूरा रेल गाड़ी मुहैया कराया, जिसमें भर भर के पाकिस्तान के लोग आए और हाफिज सईद ने वहां इंडिया के खिलाफ जहर उगला। अरे अगर आप अमन पसंद लोग हैं, आप इतना बढ़िया अमन चाहते हैं, तो हाफिज सईद को क्यों आप इस प्रकार से प्रोपेगेट करने का मौका दे रहे हैं? अखिलेश जी आऊंगा, पहले स्टेट्समैनशिप जो है वो ये है कि बैठ के बातचीत करें, लार्जर इश्यूज को आप सॉर्ट आउट करें। तो ये छोटे इश्यूज जो है ये खुद ब खुद 2, 4, 6 आदमी 10 आदमी जो इन्वॉल्व हैं वो खुद ब खुद सही हो जाते हैं। हम लार्जर इश्यू को नहीं पकड़ रहे हैं, हम छोटे इश्यू पे जा रहे हैं। अब कश्मीर की बात होती है तो इंडिया कहता है जी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर में बातचीत नहीं होगी। अरे बातचीत नहीं होगी। जिस समय पे निर्दोष लोग भारत में मारे जा रहे हो, इस तरह से आतंकवाद एक के बाद एक होता रहे, उसके बीच में कोर इशू कश्मीर, इसको आप कहते हैं, वहां जाकर बात कैसी होगी? जब आप चाइना से भी बात करते हैं तो क्या आप किसी कुछ मुद्दों पर अटक जाते हैं? भाई दोनों में दो भाई हैं, ये जो पहले एक ही थे, एक ही परिवार के हैं, तो साथ में दोनों जब रहेंगे, बात करने लगेंगे, साथ में खाना खाएंगे, तभी तो दोस्ती बढ़ेगी। फिर एक दूसरे के लिए दर्द पैदा होगा, फिर दुश्मन एक होगा और सामने होगा और हम एक होंगे। वही तो नहीं हो रहा है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए 200 साल हमारे ऊपर अंग्रेजों ने हुकूमत की,
सब कॉन्टिनेंट जलबख्शी आ रहा हूं आपके पास, और जलबख्शी हमने हर किस्म की उनकी हमने उनके बैठ के जूते साफ किए। ये तो हमारा सब कॉन्टिनेंट था, हमने कोई रिजिस्ट नहीं किया उनको। हम उनको एक हफ्ते में सब समंदर में फेंक सकते थे, हमारी इतनी ब्रिटिश इंडियन आर्मी डेवलप हो गई। सही कह रहे वो अंग्रेज निकले हैं, हमने आपस में लड़ना शुरू कर दिया है। ये कहाँ की अक्लमंदी है भाई? सही कह रहे। वो हम चाहते हैं कि हम लड़े ताकि उनकी आर्म्स इंडस्ट्रीज जो है वो चलती रहें, और हम लड़ रहे हैं, हम उनके ट्रैप में आ रहे हैं। ये तो बिल्कुल हिमाकत है ना ये। ब्रिगेडियर जावेद हुसैन, बहुत खूबसूरत बात बोली आपने। जलबख्शी को बोलना चाह रहे, फिर अखिलेश जी के पास भी जाऊंगा। जलबख्शी। नहीं, जावेद साहब ने बहुत सही फरमाया, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं ब्रिगेडियर साहब को कि पहले रेंट आउट करी आपने जावेद साहब अपनी देश की टेरिटरी CIA की मुहिम के लिए अफगानिस्तान के अंदर। सारी फसाद की जड़ वहां से शुरू हुई। दुनिया भर के जो जिहादी थे आपने शामिल ओसामा बिन लादेन आपने अपनी सरजमी पे बुला लिए, अपने लिए मुसीबत खड़ी करी है, औरों के लिए मुसीबत खड़ी करी है। प्लीज अपने गरिबान में भी झांकें। सीएटो सेंटो पैक्ट को किसने पहले ज्वाइन किया? आपने ज्वाइन किया। CIA की अफगानिस्तान की जिद्दोजहद में किसने पहले शरीक होने के लिए अपनी टेरिटरी आगे करी? किसने बेस दिए? आपने दिए। जो उसके बाद 9/11 के बाद जो मुहिम अमेरिका ने छेड़ी, उसके लिए बेस किसने दिए? लॉजिस्टिक सप्लाई के रूट किसने दिए? आपने दिए। बाहर की ताकतों को आप बुलाते हैं और फिर इल्जाम आप जावेद साहब हम पे लगाते हैं। अब ये तो मतलब देखिए, प्लीज हम गरिबान में जाके दूसरों पे इल्जाम लगाने के पहले थोड़ा सा ब्रेक यहां पर ले रहा हूं। पाकिस्तान से जवाब भी लेंगे, और पाकिस्तान से डॉन न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार इफ्तिखार शिराजी ने एक आशा जगाई है, लेकिन साथ साथ रियल पॉलिटिक्स भी जरूरी है, और जमीन पर जो पावर बैलेंस है उसको भी देखना होगा। इस पर बात करेंगे। दाऊद इब्राहिम को क्या वास्तव में भारत लाया जा सकता है? क्या भारत इजाजत देगा कि इसी तरह डी कंपनी भारत को धमकाने की कोशिश करती रहे? आज का मुद्दा में एक बेहद गंभीर विषय पर हम इस वक्त बात कर रहे हैं, और ऐसे लोग जो भारत में अपने आप को राजनेता कहते हैं, उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो आतंकवाद की चुनौती को अभी भी समझ नहीं रहे हैं। एक तरफ USA टुडे ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट दी है कि ISIS भारत के खिलाफ हमला करने की तैयारी कर रहा है। एक तरफ तालिबान का एक नया मुखिया आ गया है, और साथ ही साथ जिस तरह से ISIS को भारत में लाने के प्रयास जारी है, हर शुक्रवार को कश्मीर में झंडे फहराए जाते हैं और वहां कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। सब कुछ चीजें हैं जिनको समझनी जरूरी है, और उसके बीच में छोटा शकील जैसा गैंगस्टर भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे भारत और पाकिस्तान के बीच, और इस वक्त जलबख्शी हमारे साथ है। हमारे साथ एक और नए मेहमान जुड़ गए हैं, RSN सिंह, जो रॉ के ऑफिसर रह चुके हैं। पाकिस्तान से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉन न्यूज के इफ्तिखार शिराजी हैं, और ब्रिगेडियर जावेद हुसैन पाकिस्तान से हमारे साथ है। लेकिन जलबख्शी, आपकी बात पूरी नहीं हुई थी, आपकी बात का जवाब भी देना चाह रहे हैं ब्रिगेडियर जावेद हुसैन। जलबख्शी, आप शुरू करें प्लीज। देखिए, मैं ब्रिगेडियर जावेद हुसैन को कह रहा था कि मैं उनके जज्बातों की कदर करता हूं, लेकिन मैं उनको साथ ही साथ ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि जो भी एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स को न्योता दिया है साउथ एशिया में आने का, वो सब पाकिस्तान की तरफ से पहल हुई है। सीएटो सेंटो के पैक्ट आपने ज्वाइन किए। उसके बाद जब अफगानिस्तान में जिद्दोजहद हो रही थी, CIA को और तमाम जिहादी तंजीमों को आपने यहां बुलाया। ओसामा बिन लादेन को आपने यहां बुलाया। जो सारे जो गेस्ट मुजाहिदीन थे उनको आप यहां लाए। आज वो आपके गले पड़ गए हैं, हमारे गले पड़ गए हैं। उसके बाद अब आप चीन को बुला रहे हैं, फिर आप हमें कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स को हम ना बुलाएं, हम ये हथियार खरीदने के लिए हमको लड़ा रहे हैं, मरा रहे हैं। मैं सहमत हूं, लेकिन बुलाया किसने? अमेरिका को किसने यहां पे डोर इन द फुट, जो अपने जो दरवाजे में टांग अड़ाने का किसने मौका दिया? आपने मौका दिया ब्रिगेडियर साहब। और चीन को अब आप दोबारा अमेरिका के बाद चीन को ये मौका दे रहे हैं। ब्रिगेडियर जावेद हुसैन, पाकिस्तान से आपका जवाब। जी, ये जनरल बख्शी जो है, ये ही द डिस्टिंग्विश्ड जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी। मैं इनकी बहुत कदर करता हूं, मगर माजरत के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आपने हिस्ट्री रिपीट कर दी है। आप अब
वी कैन नॉट लिव इन द पास्ट फॉर एवर। पास्ट में से हमको निकलना है और हमने आगे का सोचना है। और आगे का हमने ये सोचना है कि जो अंग्रेज करके चला गया उसको हमने खत्म करना है। और हमने बैठ के मिल के, जब तक हम बैठेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, मिलते रहेंगे जब तक कोई हमको सोल्यूशन इसके नहीं निकलते हैं, हमको करना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा था कि पहले मिलिट्री डायमेंशन, मिलिट्री चीफ्स हमारे मिल जाएं और वो क्रिएट करेंगे कंडीशंस फॉर पॉलिटिकल सोल्यूशन। ये हमको करना चाहिए। पास्ट से हमको फौरन निकल जाना चाहिए, हम भूल जाएं पास्ट को, फ्यूचर का हम सोचें। वो फ्यूचर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, इट हैज टू बी क्रिएटेड। वी मस्ट क्रिएट द फ्यूचर। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ब्रिगेडियर जावेद, वेरी वेरी रिस्पेक्टफुली मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, हमने कोशिश कोई कम की है? ऊफा में बताइए क्या हुआ? बातचीत नहीं हुई तो क्या हुआ? जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, जिनको आपके मुल्क में लोग गाली देने से नहीं थकते, जब से वो आए हैं 3 बार कोशिश की है उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बुलाया दिल्ली अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए, फिर वो जाके यूएन मिशन के साइडलाइन पे उनसे मिले, अब ऊफा में बातचीत करी है। आप प्लीज बताइए जवाब क्या मिला हमें? लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग, आईएसआई ने गुरदासपुर में हमला, 7 लोग हमारे शहीद हुए। अब बताइए ये कब तक चलेगा? पाकिस्तान से जवाब ले लें, क्योंकि मैं जानता हूं ब्रिगेडियर हुसैन को जाना है आखिरी जवाब। ब्रिगेडियर हुसैन आप दे 1 मिनट। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि देखें, ये इंडिया पाकिस्तान का जो है ये इतना बड़ा मामला नहीं है जितना कि इंडिया में 21 स्टेट्स में इंसर्जेंसी जारी है। 14 स्टेट्स में तो नक्सलाइट हैं और आपकी वो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स प्रॉब्लम हम पर छोड़ दीजिए ना। वहां पर हजारों आदमी मार दिए गए हैं आपके, मगर ये कि उनके ऊपर आपका ध्यान नहीं है। ध्यान है तो पाकिस्तान के ऊपर, तो आईएसआई ये करेगा, तो ये करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा भाई। कोई ये नहीं चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग हो। न्यूक्लियर आर्म्ड पावर्स हैं, इनको तो सोचना भी नहीं चाहिए जंग का। ठीक है, मैं जी समित आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले अखिलेश के पास जाना चाहूंगा क्योंकि कुछ देर से कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिगेडियर हुसैन, बहुत बहुत धन्यवाद पाकिस्तान से हमसे बात करने के लिए। मैं जानता हूं आपको आगे जाना है, इसलिए मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। और अभी पहले अखिलेश जी, फिर संबित जी। आकाश जी, अखिलेश जो आपका मूल प्रश्न था कि जो वहां पे आतंकवादी बैठे हैं वो क्या पाकिस्तान हमें देगा या हम कैसे लाएंगे? उसकी जड़ क्या है? उसकी जड़ ये है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल हुक्मरान हैं वो कंट्रोल अपने कुछ हार्ड कोर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुपों से होते हैं, और ये जो वहाँ की गवर्नमेंट है या जो सेमी गवर्नमेंट है या जो प्रॉक्सी गवर्नमेंटें हैं वो आवाम से ज्यादा अपने एक्सट्रीमिस्टों के प्रति ज्यादा विश्वसनीय बनना चाहती हैं। वो कभी नहीं ये चाहेंगी कि जिस एक्सट्रीमिस्टों के बदौलत वो ये सब कर रहे हैं उनमें उनका भरोसा कम हो। एक पॉलिटिकल स्टेट में या पड़ोसी में भले भरोसा उनका कम हो, लेकिन उसमें वो भरोसा बना के रखना चाहेंगे। इसलिए वहां किसी भी आतंकवादी को वो हंसते खेलते कूदते हंसी राजी नहीं देंगे, सौंपेंगे नहीं। अखिलेश जी, उसका अभी तक की सूरत और भारत में परसेप्शन बिल्कुल यही है, लेकिन इस वक्त RSN सिंह भी हमारे साथ हैं, जो रॉ के अधिकारी रह चुके हैं। अखिलेश थोड़ा सा साथ दे रहे। ये देखिए RSN सिंह जी, जो इंटेलिजेंस गेम्स दोनों तरफ से खेले जाते रहे, आपने दशकों तक उनको, डेकेड्स तक देखा है। जैसा कि अभी आप पाकिस्तान से एक सुगबुगाहट सुन रहे हैं, उस डिस्कशन में भी एक चीज देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि चीज बदल सकती है, ये पूरा गेम बदल सकता है? क्योंकि आखिरकार एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा और आप उसको ज्यादा गहराई से जानते होंगे, याकूब मेमन यूं ही भारत नहीं आया था। उसको डर था कि शायद पाकिस्तान पर प्रेशर इतना बढ़ जाए कि उसको वहां से हवाले ना कर दिया जाए, और उसको और कुछ और लोगों को। आप ज्यादा जानते हैं, आप बताएं। देखिए, आपकी आवाज मैं बहुत थोड़ी थोड़ी सुन पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं जो भी मैं हासिल कर सका हूं, मैं रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रहा हूं। आपने आखिरी में बात की कि याकूब मेमन यहाँ पे क्यों आया, इस बात में मैं जाना नहीं चाहता कि वो यहाँ पे क्यों आया, और कई तरीके होते हैं लाने के लिए। इंटेलिजेंसीज में कोऑपरेशन भी होती हैं जिसको कि पब्लिक में वो डोमेन में नहीं लाया जाता है,
और दूसरी बात ये इसलिए मैं कह रहा था, पहलू आप ज्यादा जानते हैं। ऑलरेडी ये इसका डिस्कशन हो चुका है और ऐसा भी देखा गया है कि पाकिस्तान लोगों को इस्तेमाल करके वो किस तरीके से उनको ट्रीट करता है और हो सकता है कल दाऊद का भी हश्र क्या होगा कोई नहीं जानता है। आपने देखा होगा अब्दुल करीम टुंडा और बाकी जो लोग थे वो अबेंडन कर दिए गए थे पाकिस्तान से, तब वो यहाँ पे आए हैं। तो याकूब शायद इनके लिए वो बर्डन भी होगा, लेकिन ये बात जो मैं थोड़ा बहुत आपके डिस्कशन को मैं फॉलो किया, ये जो पाकिस्तान के तमाम गेस्ट आए हुए हैं मैं उनसे एक बात गुजारिश करूंगा कि देखिए ये बाई कैमरल पाकिस्तान ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और बाई कैमरल पाकिस्तान से मेरा क्या मतलब है कि एक पाकिस्तान जो कि मदरसों में पल रहा हो, जिसके बच्चे मदरसों में साइकोलॉजिकली पल रहे हों और एजुकेशनली पल रहे हों, और एक पाकिस्तान वो जो कि जिनके बच्चे यूएसए और वो अंग्रेजी एजुकेशन में पल रहे हैं और उनका बीच का जो फासला है वो 10 और 90 का है। दूसरा, वो भी बाई कैमरल पाकिस्तान नहीं चलेगा कि जहां आपके इर्रेगुलर फोर्सेज हों और आपके रेगुलर फोर्सेज हों और आप उसका खामियाजा आप भुगत रहे हैं। मुझे कोई उसमें दो राय नहीं, मैं देख रहा हूं कि आप कैसे उसके शिकार बन रहे हैं। आपका अभी आखिरी जो मोहरा है लश्कर तोयबा हिंदुस्तान के खिलाफ, आपको मैं बता दूं कि आपकी मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट उसको इसलिए इस्तेमाल कर रही है क्योंकि आपको डर है कि कहीं ये सारी की सारी ये जो जिहादी तंजीमें जैसे लश्कर तोयबा जैसी हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ ही नहीं हो जाए। बिल्कुल, थोड़ा सा मैं डिस्कशन को और ओपन कर रहा हूं, आप सबको रोक रहा हूं। अखिलेश जी, आपको एक खबर दे दूं, आप जहां जरूरी है वहां बीजेपी पर और केंद्र पर हमला करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि पाकिस्तान से अभी कोई गेस्ट हमारे पास अब नहीं है, वहां से डिस्कशन पूरा हो चुका है। लेकिन संबित पहले कुछ कहना चाह रहे थे कुछ देर से। संबित, आपके पास पहले आ रहे हैं, आप बोलें। देखिए, वैसे तो मैं पाकिस्तानी गेस्ट को ही कहना चाहता था, वो चले गए हैं, मगर मैं बहुत छोटे में कह दूं अपने विषय को। जो पाकिस्तान से ब्रिगेडियर साहब आए थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि पास्ट को भूल जाइए, फ्यूचर में चलिए जीते हैं। मैं भी कहता हूं कि आप चलिए फ्यूचर में ही कर लेते हैं, आप दाऊद को और टाइगर मेमन को भेज दीजिए, वो तो फ्यूचर में ही होगा ना, पास्ट में तो नहीं होगा। दूसरी बात है, जो ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया था, वो कोई बहुत ऐतिहासिक समय में नहीं पकड़ा गया था, ऐतिहासिक काल में नहीं पकड़ा गया था। वो हाल फिलहाल में ही कुछ वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले ही मारा गया है पाकिस्तान के अंदर। तो स्वाभाविक रूप से टीवी पे आकर ये कहना कि हम पास्ट को भूल जाएं और फ्यूचर में कदम रखें, उसके लिए आपको दहलीज तैयार करनी पड़ेगी। टूटे हुए दहलीज पर, कांच भरे हुए दहलीज पर, कंटकाकीर्ण दहलीज पर हम पैर रख दें और पैर पे फिर खून लग जाए, ये उचित नहीं होगा। आप वैसा कदम उठाइए। उन्होंने न्यूक्लियर पावर के होने का भी एक तरह से बहुत स्लाइटली सटल वे में हमें कहा कि हम न्यूक्लियर पावर है। ये तो सटल वे में कह रहे हैं। पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी को देखिए कि उनके डिफेंस मिनिस्टर धमकी दे रहे हैं कि हम न्यूक्लियर स्टेट है, इसलिए हमसे सावधान, और हमने ये न्यूक्लियर वेपन्स सब्बे बारात में पटाखेबाजी करने के लिए नहीं बनाई है। आप बताइए, कभी आपने पूरे विश्व में इस प्रकार से कभी डिफेंस मिनिस्टर या प्रधानमंत्री को बोलते, बड़े ओहदे पे रहे हुए लोगों को बोलते हुए डॉक्टर सुना है? संबित पात्रा साथ ही रहे। अखिलेश जी, आपके सवालों को भी थोड़ा सा रोकिएगा क्योंकि नितिन गोखले हमारे साथ हैं। नितिन, पाकिस्तान से आपके पास जानकारी क्या आ रही है? क्या वहां पर वास्तव में इस बात पर सोचा जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम जैसे व्यक्ति को वापस भारत भेजने के लिए भारत और पाकिस्तान साथ आ सकते हैं? ट्रैक 2 के अंदर या इंटेलिजेंस के अंदर भी कहीं इस तरह का प्रेशर बढ़ सकता है आने वाले दिनों में दाऊद इब्राहिम पर? आकाश, मैं नहीं समझता ये आने वाले कुछ वर्षों में होगा, क्योंकि दाऊद को इतने सालों से उन्होंने पाल के रखा हुआ है उनके डीप स्टेट ने पाकिस्तान में। तो मैं नहीं समझता वो उसको हैंड ओवर करेंगे या फिर प्रेशर के दबाव में आके या प्रेशर में आके वो भारत को उसको सौंप देंगे। पर मैं ये समझता हूँ कि ये जिसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, वैसे होने जा रहा है कि दाऊद और छोटा शकील के अब क्या उनके पास उसकी यूजफुलनेस क्या रह गई है, ये सोचना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे याकूब जिस प्रेशर में आके भारत लौटना चाहता था,
उसी तरह से शायद आने वाले कुछ वर्षों में इनमें से कोई लोग आ जाए, अगर दाऊद भी नहीं आए तो और भी उनके 2-4 जो साथी हैं वो आना चाहे। इफ्तिखार शिराजी साहब पाकिस्तान से हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। नितिन थोड़ा साथ ही रहे। इफ्तिखार साहब आप बोले, क्या बोलना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा था कि लगता है कि दाऊद इब्राहिम का और छोटा शकील का इश्यू इंडियन मीडिया के अंदर तो नजर आ रहा है। भारत की सरकार ये मामला पाकिस्तान के साथ कभी नहीं उठाया और न उठा रही है। हमने देखा कि रिसेंट पास के अंदर जो खाद्य शक्ति मुज़ाकरात हुए हैं उसके अंदर दाऊद इब्राहिम का कोई मुद्दा नहीं उठाया गया, न छोटे शकील की बात की गई है। अगर बातें हुई हैं तो सिर्फ टेररिज्म की बातें हुई हैं और वो एक लार्जर पर्सपेक्टिव में हुई हैं। उसके अंदर कोई स्पेसिफिक को ना तो डिस्कस किया गया और ना इस मामले को उठाया गया है। रह गया, मेरे दोस्तों ने को ये भी कहा कि भारत के अंदर तो स्टेटमेंट थोड़ा सा रुक जाए क्योंकि आपने बड़ी बात कही है अभी। शिप का काम ये होता है कि नितिन, अखिलेश जी के पास जा रहा हूँ पहले। अखिलेश जी आप बोले। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। अखिलेश जी आप बोले। अगर दिखा रहे हैं तो उनको की तरफ जाना चाहिए, रादर के वो इश्यूज को उभार दे रहे हैं। मेरा ख्याल में अगर पाकिस्तान में शिप का क्राइसिस है तो ये इंडिया के अंदर भी नजर आ रहे हैं हमें कि नरेंद्र मोदी सरकार मामलात को बिगाड़ रही है, सुधारने की कोशिश कहीं नहीं हो रही। ये पाकिस्तान में परसेप्शन हो सकता है। इफ्तिखार साहब साथ ही रहे। पाकिस्तान ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह कुछ बोलना चाह रहे हैं। इंडिया से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया आउट ऑफ द बॉक्स दे। नहीं हो सकता कि आप टेररिज्म ये बोल चुके हैं काफी अखिलेश जी आप बोले। क्या डर है वो आप दिख रहा है। अखिलेश जी आप बोले। एक मिनट देखिए हमारे जो पाकिस्तान के साथी हैं वो पूरी तरह गलत बयानी कर रहे हैं। चाहे बंबई हमलों के गुनहगारों की फहरिस्त हो। एक मिनट जनाब प्लीज, हमारा अनुरोध आपसे, चाहे मुंबई हमलावरों के पुख्ता सबूत हो, चाहे जितने भी तरह के सबूत होते हैं जिससे सब कुछ स्टेब्लिश होता है, और एक पकड़े गए व्यक्ति की गवाही भी वो आपको दी गई है, 10 बार दी गई है। हमारे देश के हुक्मरानों ने आपको दाऊद या छोटा शकील या सारे लोगों के डिटेल्स दी हैं, लेकिन आपने कभी उसको कोऑपरेट नहीं किया। एक मिनट भैया, आपको जब मानना नहीं है प्लीज देखिए बात सुनिए। देखिए शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, आप खामोश हैं। देखिए शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, इस तरह से शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। मुद्दा पे बात रखिए। मैं लॉजिकली आपको दे रहा हूँ। आप शोर मचा रहे हैं, आप बहस नहीं कर रहे हैं, आप शोर मचा रहे हैं। थोड़ा सा रुक जाए इफ्तिखार साहब, 30 सेकंड रुक जाए। अखिलेश जी अपनी बात पूरी करें फिर बोलिए इफ्तिखार साहब। लेकिन आपको इफ्तिखार साहब का ऑडियो थोड़ी देर रोक दीजिए 30 सेकंड। जी, जब इन्हें कोई चीज मानेनी नहीं तो क्यों मानेंगे? देखिए इन्हें जब कोई चीज मानेनी नहीं तो क्यों मानेंगे? ये हमें हमारे आतंकवादी जो वहां छुपे हैं, जिनको हमारा देश ढूंढ रहा है, ये 2 ही तरीके से देंगे। या तो इंटरनेशनली इतना प्रेशर बन जाए कि ये मजबूर और लाचार होकर हमें सौंपे, या इतने ज्यादा वो लायबिलिटी हो जाए पाकिस्तान के लिए, जैसे कुछ को इन्होंने अपने देश से भगाया है, तो ये हमें सौंपेंगे। हमें इन 2 चीजों पर कंसंट्रेट करना चाहिए कि हम कैसे 2 सिचुएशन ला सकते हैं। तीसरा कोई रास्ते से हंसी खुशी नहीं देंगे, क्योंकि हम सारे प्रूफ दे रहे हैं, सारे एविडेंस दे रहे हैं, बता रहे हैं। हमारे पास पकड़ा गया आदमी है जो सब कुछ बता रहा है, हमारे पास वॉइस रिकॉर्ड है, हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड है, हमारे पास। हमने आपकी बात सुनी, मैं पाकिस्तान से भी जवाब देता हूँ, लेकिन पहले रूलिंग पार्टी के संबित पात्रा कुछ बोलना चाह रहे। इफ्तिखार साहब आपकी बात हम सुनने के लिए आ रहे हैं, पर पहले बीजेपी के डॉक्टर संबित पात्रा को सुन लीजिए। संबित जी देखिए, हाँ मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए, आप भले ही भारतीयों पर विश्वास ना करें, हम क्या बोल रहे हैं आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, मगर आपके प्यारे मित्र अमेरिका के हिलरी क्लिंटन जी ने जो कहा था उस पर तो आप विश्वास करते हैं ना। अमेरिका के हिलरी क्लिंटन जी ने कहा था, दोज हु फीड स्नेक्स इन देयर बैकयार्ड आर बिटन बाय दोज स्नेक्स। जो अपने पीछे अपने आंगन में सांप और सपोलों को पालते हैं, वो सांप द्वारा ही काटे जाते हैं। तो आप लोगों को सांप डस रहे हैं। वो पेशावर में देखा क्या किया उन्होंने, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ा नहीं, तो वो सांप क्या कर रहे हैं आपके घर में ये भी आप देख रहे हैं। उसके बावजूद आप इतना डिस्कशन कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप कोऑपरेट करें और हैंडओवर करें। मगर वो हो इसलिए नहीं रहा है पाकिस्तान में क्योंकि एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन है पाकिस्तान में कि आखिरकार पाकिस्तान को कंट्रोल कौन कर रहा है। समझ गए। शिराजी साहब जवाब देना चाह रहे हैं।
जी शिराजी जी, साहब, आप मैं बोले। आकाश ये कहूंगा कि हिलेरी क्लिंटन ये भी कहती है कि कश्मीर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बायलैटरल डिस्प्यूट है, लेकिन मामला तो ये है कि भारत की सरकार ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि शायद इंडिया के दरमियान अच्छा, ये कश्मीर एक घिसी-पिटी dispute बातों है। के आगे अगर कुछ आप बढ़ने वाली है उनकी- बात की उनकी नहीं, और खासतौर बातों पे को जब मानते हैं तो इस भारत बात और को भी माने पाकिस्तान आप। बात करते हैं शिराजी साहब, जी क्योंकि जैसा थोड़ी देर पहले ब्रिगेडियर जावेद हुसैन पाकिस्तान से ही कह रहे थे कि पुराना बैगेज जब छोड़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। नहीं तो क्या मैं पाकिस्तान आकाश में यही बात तैयारी कर रहा हूं ना, मैं सच ये में तो कह आपको रहा हूं लग रही है कि इस बात नॉन की? स्टेट- मैंने तो पहले डिस्कशन में शुरू में कहा है कि पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के अवाम इंडिया के साथ अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। यहाँ पे भारत के खिलाफ इतनी नफरत नहीं है अवाम के अंदर कि रोज लोग भारत को गालियां दे रहे हो, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर कुछ लोगों ने हॉस्टेज बनाया है तो क्या है, स्टेटमेंटशिप का किरदार तो ये होता है कि उन हॉस्टेज को कुछ नाकाम करके करना। दिखाएं आप। नरेंद्र मोदी इस पे सरकार हम विश्वास करने को तैयार हैं, आप कदम उठा के दिखाएं। मेरा आर्गुमेंट तो पूरा होने देना सर, मुझे सुनने तो सही ना। मैं पिछले पौने घंटे से आपको सुन रहा, मुझे तो सुने। मैं एक नीति के साथ चाह रहा हूँ, मैं इंडिया को एक बड़ा मुल्क समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि इंडिया के बिगर रोल है, इंडिया के अंदर एक स्ट्रांग पॉलिटिकल सिस्टम मौजूद है, इंडिया के अंदर शायद पाकिस्तान से बड़े सियासतदान मौजूद है, लेकिन वो अपने एक्शन के थ्रू बताएं कि बड़े सियासतदान है। वो अपनी बातों से नहीं, अपने एक्शन के थ्रू बताएं। पाकिस्तान एक ट्रबल स्टेट है, इसको किसने निकालना है? ठीक है, इंडिया ने ठीक निकालना है। है। मेरे इंडिया को पास समय चाहिए समाप्त कि हो रहा, आखिरी पाकिस्तान 30 के साथ सेकंड जल cooperate बख्शी, करें। आखिरी 30 सेकंड जल बख्शी, जल बख्शी आप बोले, आखिरी 30 सेकंड। देखिए शिराजी साहब प्लीज, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम बारंबार कोशिश कर रहे हैं। आपने सियासतदानों की बात करी, हमारे नए प्रधानमंत्री जी ने 3 बार कोशिश की है जब से वो ताकत में आए हैं, जब से उन्होंने कार्यभार ठीक है, संभाला लगता है हम वही 3 फंसे हुए कोशिश बातचीत करी में। है। सभी और भाइयों हर को एक बहुत बहुत कोशिश धन्यवाद। हमारे- आज का मुद्दा में आज इतना ही, लेकिन कुछ गंभीर मुद्दे आतंकवाद को लेकर सामने उठा रहे हैं, जिनको देखते हुए भारत और पाकिस्तान को अपना अपना रवैया थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। और पाकिस्तान को आतंकवाद इतनी बड़ी चुनौती है भारत के लिए, उसको समझना बेहद जरूरी है, वरना भारत को अकेले इसी रास्ते पर आगे बढ़ने का सोचना होगा। आज का मुद्दा में